आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सपोज दैट let us take some practical things first। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपको 1,000 रुपये अभी दे और 1,050 रुपये 1 साल बाद दे। मीन सपोज दैट if your friend is giving 1,000 rupees now and 1,050 rupees after 1 year, okay, so what will you prefer? तो आप क्या प्रेफर करेंगे, अभी लेना या 1 साल बाद 1,050 लेना? So this is the value of time. This is the time value of money। सीधी बात है कि जो पैसा आप अभी ले रहे हैं वो 1 साल बाद लेंगे तो कितना लेंगे और उस समय उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक, तो इसी का हम लोग आज स्टडी करेंगे। एंड लेट अस सी, जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ हम चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि 1,000 रुपीज़ नाउ और 1,050 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। तो हाउ वी हैव इंक्रीज 50 रुपीज़, मैंने ये 50 रुपये कैसे बढ़ाया। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रेट्स होते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसमें से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, amortizing a loan और कंपाउंडिंग मोर देन वंस पर ईयर। तो इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो चीज आप बैंक में होती है या इंश्योरेंस सेक्टर में होती है, लोन रिपेमेंट में होती है, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपको उसका जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो वो कैसे पे करते हैं और एट द एंड ऑफ लोन रिपेमेंट आप कितना अमाउंट पे किए हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है और आपको 10 साल में पे करना है तो आपका कम से कम 1.5-2 लाख रुपए हो जाता है। ठीक है ना, तो वो कैसे होता है वो भी हम इसमें देखेंगे कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से कैसे बढ़ता है और इंस्टॉलमेंट आपकी कैसे होती है। ठीक, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, amortizing a loan, compounding more than once per year। अब लेट अस सी व्हाट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, यहाँ पर लिखा है which would you prefer, $10,000 today और $10,000 in 5 years। आप $10,000 अभी पसंद करेंगे या $10,000 5 साल बाद? तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर टुडे। राइट, अगर आपसे कहा जाए कि आपको $10,000 अभी लेने हैं या $10,000 आपको 5 साल बाद लेने हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि आप अभी लेना पसंद करेंगे। वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज दैट देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आप जानते हैं कि 5 साल बाद जो है इस $10,000 की वैल्यू चेंज हो सकती है। इस 5 साल बाद $10,000 की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आप प्रेफर करेंगे कि ये जो है हम अभी ले लें। ठीक, तो अब अगर अभी ले रहे हैं तो ये आपका इंटरेस्ट है। अब इसमें जो अगर 5 साल बाद लेंगे तो वो कितना ले सकते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। सो आप एक कैलकुलेशन करेंगे, हो सकता है कि इतना चेंजेस हो जाए तो फिर हमें इतना ले लेना चाहिए। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ चेंजेस हों। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। तो लेट अस डिफाइन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कि आपने जो अभी पैसा रिसीव किया है
उस रिसीव किए हुए पैसे की, ये मनी की वैल्यू फ्यूचर में कुछ और हो सकती है, बदल सकती है। ठीक है ना? जो मनी आपने अभी रिसीव किया है वो उस मनी की वैल्यू फ्यूचर में चेंज हो सकती है। ठीक, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है टाइम पर डिपेंड करती है। जो वैल्यू ऑफ मनी है वो टाइम पर डिपेंड करती है, और वो किस वजह से टाइम पर डिपेंड करती है, उसके 4 रीजन है। मान लीजिए अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो मनी की वैल्यू आज है वो फ्यूचर में चेंज हो सकती है। ये चेंज हो सकती है तो आप इसका कैलकुलेशन करते हैं, और इस मनी की वैल्यू चेंज होने के 4 कारण हैं। देयर आर 4 रीजंस टू चेंज द वैल्यू ऑफ मनी। फर्स्ट, इन्फ्लेशन। जो पहला है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है? अंडर द इन्फ्लेशनरी कंडीशन द वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स परचेजिंग पावर ओवर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइंस। ये आप अगर कॉमर्स एंटर हैं तो आपने वहां पर पढ़ा होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे आज आपने कोई चीज खरीदी, आज आपने कोई चीज खरीदी 10 रुपए में। ठीक, आपने आज 1 किलो आलू 10 रुपए में खरीदा, और जब कल वही आलू खरीदेंगे तो वो 15 रुपए में मिल रहा है। जो 1 किलो आलू आपको आज 10 रुपए में मिला है वो कल आपको 15 रुपए में मिलेगा। तो दिस इज द परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि जो हम जितनी क्वांटिटी के लिए हम कल 10 रुपए, आज 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, उसी के लिए हम कल 15 रुपए खर्च करेंगे। उसी के लिए हम कल 15 रुपए खर्च करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मनी है उसकी वैल्यू कम हो गई। जो वस्तु थी, 1 किलो आलू जो थी, जो वो तो वही उतना ही, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी के लिए आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक, इसका मतलब कि जो 10 रुपए वैल्यू आज थी वो कल उसकी कम हो गई, तब हम उसकी जगह उसको और बराबर करने के लिए हमने कल 15 रुपए दिए। ठीक है ना? तो ये एक कारण है जिससे पता चलता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से अगर आप किसी को मनी देते हैं और वो कहता है कि आपको मैं 5 साल बाद उतना ही पैसा वापस कर दूंगा जितना मैंने आपसे लिया है अभी, तो आप प्रेफर नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा देते हैं। ठीक है ना? इंटरेस्ट लगा देते हैं। वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। देखिए कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे। नाउ, रिस्क। एक तो पहला कारण हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, इन्फ्लेशन। दूसरा है रिस्क। ठीक, अब मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि सचिन तुम मुझे आज 500 रुपये दे दो और इसको 5 दिन बाद में वापस कर दूंगा। 5 दिन बाद में इसको वापस कर दूंगा। ठीक, तो सचिन क्या कहेगा कि अभी मेरे पास नहीं है, कारण उसको इसमें रिस्क लगता है। पता नहीं सर उस दिन दें या ना दें, या हो सकता है 5 दिन की बजाय 10 दिन दें या 1 महीना लगा दें। तो देयर इज रिस्क इन्वॉल्व। मतलब कि ₹1 नाउ इज सर्टेन, वेयर इज ₹1 नाउ रिसीवेबल टुमारो इज लेस सर्टेन। अगर अभी तो आप जो दे रहे हैं वो तो डेफिनेट है कि आप दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप इसके लिए असर्टेन है, आप अनडेफिनेट है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें रिस्क है? जैसे आपके बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, वो क्या होता है कि आपसे पैसे लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपको कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो लगता है कि वो देगा कि नहीं देगा। रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है? अब यही चीज अगर कहीं अगर दूसरी जगह से लें, जहां पर आपको रिटन एग्रीमेंट हो, जहां पर कहीं रिटन एग्रीमेंट हो और वहां पर ये कहे कि सचिन
आज मुझे आप 500 रुपए दीजिए, 1 महीने बाद मैं आपको 600 रुपए दूंगा, और ये लीजिए आप रिटर्न में मुझसे ये लिखवा लीजिए, मेरा साइन करवा लीजिए पूरा, एक्चुअली लीगल एग्रीमेंट। तो सचिन कहेगा ठीक है, कारण कि उसके बेस पर वो उस पर प्रेशर डाल सकता है कुछ लीगल बाउंडेंस है। तो इसको क्या कहता है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। सो जब आप इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी उसके, तो रिस्क इन्वॉल्व होता है, और अगर आप उसका लीगली वो कर लेते हैं तो आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप सोचेंगे जरूर कि हम इसको पैसे दें या ना दें। इट मीन्स ₹1 नाउ इज सर्टेन, whereas ₹1 receivable tomorrow is less certain. This bird in the hand principle, this bird in the hand principle, bird in the hand principle, आज जो हाथ में है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भविष्य में क्या मिलना है इसका हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। द बर्ड इन द हैंड का मतलब कि आज जो हमारे हाथ में है वो हमारा है, कल होगा कि नहीं होगा, ये कल किसका होगा पता नहीं। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हम इस रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो ये 2 कारण हो गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तीसरा कारण है आपका प्रेफर्ड कंजम्पशन प्रेफरेंस। कंजम्पशन प्रेफरेंस मीन्स, अब कंजम्पशन प्रेफरेंस क्या है कि मैनी इंडिविजुअल्स have a strong preference for immediate rather than of delayed consumption, rather than delayed consumption. The promise of a bowl of rich next week counts for little to the starving man. अब देखिए, जैसे आज आपको किसी चीज की जरूरत है, आज आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उसको आज ले लेंगे, आज आप उसको ले लेंगे, ठीक। मान लीजिए आज आपको भूख लगी है तो, और आपको खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट में गए, खाना खा लिए। अब यही कहेंगे अगर अभी आपको भूख लगी है और खाना आप कल खाएंगे, ठीक, क्योंकि आपके पास पैसे कल आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, द प्रॉमिस ऑफ ए बाउल ऑफ रिच नेक्स्ट वीक काउंट्स फॉर लिटिल टू द स्टार्विंग मैन। अगर हाँ आप किसी भूखे आदमी को कहें कि आप जो आज भूखे हैं, आज मुझसे आप एक कटोरा खाना मांग रहे हैं, मैं आपको वो अगले हफ्ते दे दूंगा। तो जो चीज अभी इंपॉर्टेंट है उस समय तक उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि भूख तो आपको अभी लगी है, भूख तो आपको अभी लगी है, और आपको खाना मिलेगा एक हफ्ते बाद या अगले दिन, तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी जो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं परसुएड कंजम्पशन प्रेफरेंस, कि आपने जो आज समय आपकी जरूरत है वो कैसे पूरी हो रही है, ठीक। अगला है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है, जो वैल्यू ऑफ मनी है चेंज होती है। 3 कारण मैंने बता दिए, पहला इन्फ्लेशन, दूसरा परचेजिंग पावर वाला, वो सॉरी दूसरा रिस्क, तीसरा परसुएड कंजम्पशन प्रेफरेंस, और चौथा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। चौथा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप पैसा किसी को कब देते हैं, ठीक। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप कहीं पर पैसा तभी लगाएंगे जब आपको उससे कोई बेनिफिट मिलना हो। You will invest the money when you will get the benefits, okay? So this is called your investment. जैसे कि ये हम लोग क्या करते हैं कि अभी कोई लैंड हमने खरीद लिया 1 लाख में, अब वही हम जानते हैं कि इसका अगले साल इसका 5 लाख प्राइस हो जाएगा, तो हम वहां पर 1 लाख रुपए लगा देते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ कि वस्तु वही थी लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई।
तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कह सकते हैं कि पैसा टाइम वैल्यू मनी को चेंज करता है। देखिए, मनी लाइक एनी अदर डिजायरेबल कमोडिटी हैज ए प्राइस गिवन द चॉइस ऑफ 100 now or the same amount in 1 year's time. It is always preferable to take the rupees 100 now because it could be invested over the next year at say 18% interest rate to produce rupees 118 at the end of 1 year. Okay, now if 18% is the best risk free return available, then you would be indifferent to receiving rupees 100 now or rupees 100 in 1 year's time. Expressed another way, the present value of 118 receivable 1 year hence is rupees 100. अब इसको समझिए कि मान लीजिए कि आपको अभी 100 रुपए मिल रहे हैं, आपको अभी 100 रुपए मिल रहे हैं और 1 साल बाद आपको 120 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आपको 20% इंटरेस्ट लगा करके दिया जा रहा है। ठीक, 20% इंटरेस्ट लगा करके जब दिया जाएगा तो आप सोचिए आपको क्या है कि जो अभी ले लें या फिर फ्यूचर में हम 120 ले लें। अभी आपको मिलेगा 100, फ्यूचर में मिलेगा आपको 120। तो यहां पर क्या हुआ है कि वैल्यू आपकी मनी की बढ़ गई। और अगर आपको लगता है कि जो 120 रुपए आपको 1 ईयर बाद मिल रहा है उसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं, द वैल्यू दैट यू विल रिसीव आफ्टर 1 ईयर इज दैट इज रिस्क फ्री। रिस्क फ्री, तो आप सीधी सी बात है कि यही प्रेफर करेंगे कि हमें 1 साल बाद ज्यादा पैसा मिले। बैंक में या लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उनको उसका बेटर रिटर्न मिल सके। ठीक, तो बेटर रिटर्न मिलेगा तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट या कुछ अपना रेट बढ़ा करके वो देते हैं। तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जब आप देखते हैं कि आपकी जो मनी है उसको इन्वेस्ट करने से आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बढ़ रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जहां पर रिस्क फ्री होता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री होता है वहां पर तो डेफिनेटली ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपके घरों में भी देखा जाता है या आप बिजनेस में कहीं भी देखते हैं कि अगर जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिस्क रहता है बहुत। आज रेट हाई है, कल को डाउन हो जाएगा, रिस्क है। लेकिन यही चीज जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं बैंक में एफडी वगैरह या सेविंग अकाउंट में इस तरह से इसमें चीजों में ज्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं। रीजन, इनमें क्या होता है आपका रिस्क फ्री होता है। अगर आपने बैंक में 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया और बैंक ने कहा कि हम आपको 8% का इंटरेस्ट देंगे, तो आप जानते हैं कि आप मुझे इसका 8% इंटरेस्ट है तो आपको कितना 50,000 का 8% कितना हुआ 4,000। तो आपको 1 ईयर बाद 54,000 कंफर्म मिलना ही मिलना है, बाकी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो आपको 54,000 मिलना ही मिलना है। तो दिस इज योर रिस्क फ्री, दिस इज योर रिस्क फ्री। ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि बैंक में आग लग जाए, सब बैंक ही खत्म हो जाए, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन आप जब इस तरह के रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उसमें लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको 100 रुपए अभी या 120 रुपए रिस्क फ्री 1 साल बाद मिलेगा तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ये कहलाती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके पास 4 कारण हो गए। नाउ यू हैव 4 रीजंस टू चेंज इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज इन्फ्लेशन, रिस्क, परसुएट कंजम्पशन प्रेफरेंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन 4 कारणों से टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब देखिए व्हाई टाइम, टाइम को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? Why is time such an important element in your decision? जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं या देते हैं या लेते हैं तो आप टाइम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं डिसीजन लेने में? आप इतना टाइम को इंटरेस्ट
काहे के लिए? जो आपके कंजम्पशन है उनको कुछ समय के लिए पोस्टपोन करने के लिए, और आपको इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। ठीक, तो टाइम आपको क्या देता है? कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से आप टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं। जब टाइम को आप इंपॉर्टेंस देते हैं इस वजह से, क्योंकि आपको उसमें लगता है कि उसको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट आपको हो सकते हैं, तो उन बेनिफिट्स के लिए आप उस टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब वो बेनिफिट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाए। ठीक, नाउ आप देखिए इंटरेस्ट रेट कितने होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पेड, या द मनी दैट यू विल अर्न, इंटरेस्ट पेड ऑन ओनली द ओरिजिनल अमाउंट और प्रिंसिपल और बोरोड लेंथ। मीन्स ये वो मनी है जो आप ओरिजिनली लिए हुए हैं। ठीक, कैसे? मान लीजिए अब मैं यहां पर आपको स्क्रीन पहले पूरी शेयर करें। हाँ, अब देखिए यहां पर मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं। मान लीजिए आपने 8,000 रुपए हैं आपके पास, यू हैव 8,000 रुपीज। ठीक, अब इस 8,000 रुपीज को 4 साल के लिए, टाइम है आपका 4 इयर्स, और रेट है आपका 12%, ये 12%। ठीक, मैं इसको साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। ये कर दिया प्रिंसिपल, मतलब कि आपने 8,000 रुपए लिया है 4 साल के लिए 12% की रेट से। ठीक, तो आपको 4 साल बाद कितना देना पड़ेगा? 4 साल बाद कितना देना पड़ेगा? तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, हम वो कह सकते हैं, दैट इज, हम यहां पर लिख लेते हैं I इक्वल टू पी एन आर। ठीक, I इक्वल टू पी एन आर। यहां पर P आपका प्रिंसिपल या आपने जो मनी बोरो की है, ठीक, ये N है नंबर ऑफ ईयर्स, और ये रेट है आपका इंटरेस्ट। ठीक है ना, R है इंटरेस्ट रेट जो आपको पे करना है। तो ये चूंकि परसेंट है, तो जब हम आप इसको लिखेंगे तो हम इसको आर बीइंग इन ए डेसिमल, हम इसको डेसिमल में लिखेंगे, मतलब कि 0.12, क्योंकि ये 12% है। ठीक है ना, तो देखिए अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट विल बिकम 8,000, ठीक, इंटू 4 इंटू 0.12, ठीक, 0.12। देखिए फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं। आ गया 3,840, 3,840, ये आया आपका इंटरेस्ट। ठीक, अब देखिए जो आपने पैसा लिया था 8,000, तो आपने लिया था 8,000, और आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 3,840, तो कितना आ गया? 11,840। ये जो अमाउंट है, देखिए जो आपने 4 साल पहले लिया था उसकी वैल्यू थी दिस, कितनी? 8,000।
और जब आप उसको टाइम में 4 साल बाद दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं इतना। इसका मतलब कि वो वैल्यू जो आपने 4 साल पहले दी थी वो इतनी थी, अब वो वैल्यू हो गई है इतनी। ठीक है ना? तो ये कहलाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब इसकी एक चीज और देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप ईयर वाइज ईयर, जैसे पहले साल जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए आपने इसमें 1 साल के लिया, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं 1 साल के लिए। 1 साल के लिए जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल टू 8000। तो मैं ये एक साल का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम कंपाउंड जब बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा इसका। 8000 इंटू 1 इंटू 0.12 कितना आया? 960। ठीक, ये अगले साल भी इतना ही होगा, 960, फिर अगले साल भी 960, फिर अगले साल भी 960। ठीक, ये 4 साल में हो गया, मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर पर ईयर। ठीक, when we will add all these, so how much will become? That will be 3840। तो इसका मतलब कि ये जो है जो कैलकुलेट कर रहा है वो 8000, 8000 पर पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 960 रुपए। 8000 पर ही दूसरे साल का 960 रुपए, 8000 पर ही तीसरे साल का 960 रुपया, और 8000 पर ही चौथे साल का 960 रुपया। तब जाकर के कहीं ये आपका 4 साल में 3840 बनाइए। इसका मतलब कि हर ईयर के लिए यहां पर जो प्रिंसिपल है वो आपका यही रहेगा, आपका ये प्रिंसिपल यही रहेगा। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? Interest paid earned on any previous interest earned as well as on the principal borrowed। मतलब कि जो आपने पैसा लिया है, अब यही पैसा मान लीजिए आपने लिया और इसको आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसी का 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? हम इसका निकालेंगे पहले अमाउंट। तो अमाउंट देखिए, मैं सीधा इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू पी विद इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई या आर। ठीक है ना? आई यहां पर इंटरेस्ट रेट है, इक्वल टू, और इसकी पावर है एन। पावर कैसे लगेगी यहां पर? चलिए इसकी पावर मैं यहां पर लगा देता हूं एन। ये जो है पावर में है, इसको इस पर सिंबल लगा देते हैं ये वाला। ठीक, ये पावर में है, ये है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम इसका अमाउंट कैलकुलेट करें। देखिए यहां पर आया था 11,840। अब यहां पर देखते हैं कितना आ रहा है, 8,000, ठीक, प्लस 1 प्लस 0.12 इंटू, अब यहां पर इसकी पावर 4 है, पावर 4, ये मैंने किया। ठीक, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा? 1.12। अब इसको 4 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.12 और इसके इक्वल टू 1.12
इंटू 1.12 इंटू 1.12 और इंटू 1.12, ये मैंने 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इसी का एक टाइम फैक्टर होता है। तो आपको टेबल होती है इसकी पूरी, आप उसके जरिए भी अगर वो याद हो तो आप उससे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, मैंने इसको कैलकुलेट किया, ये आया 1.57। कितना आया? 1.57। अब ये तो वैल्यू आई थी हमारी 1 प्लस 0.12 की पावर 4 का। अब इसी में से हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इक्वल टू 1.57 इंटू 8000। कितना आया? ये देखिए 12,560। द वैल्यू इज 12,560। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमको सिंपल इंटरेस्ट से मिली थी उससे ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इस वजह से होता है कि इसमें जो प्रिंसिपल होता है, मतलब कि यहाँ पर प्रिंसिपल 8000 था, तो ये यहाँ पर 8000 ही हर साल रहता है। यहाँ पर प्रिंसिपल हर साल 8000 ही रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मान लीजिए इसका पहले साल अमाउंट 8000 आपने लिया था, तो जब इसमें अगले साल ये इसका प्रिंसिपल बनेगा तो 8000 प्लस 960 ये हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब कि 8,960 रुपए, 8,960 रुपए। तो जब अगले साल का जो प्रिंसिपल होगा वो ये वाला होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर साल के लिए जो प्रिंसिपल था वो यही रहता है, 8000। ठीक, लेकिन ये जब पहले साल 8000, फिर दूसरे साल 8,960, फिर तीसरे साल के लिए उसमें जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ये वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा आता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या आप लोग कर भी लगाते हैं, जो पुराने जमाने में क्या चलते थे, साहूकार, वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे। तो आदमी ब्याज चुकाते चुकाते ही रह जाता था, और जबकि उसका प्रिंसिपल बना ही रहता था। क्यों? क्योंकि भाई वो ब्याज का कैलकुलेशन वो उस हिसाब से करते हैं कि हर साल ब्याज बढ़ता ही रहेगा, वो हर साल ब्याज बढ़ता ही रहेगा वो। तो दिस इज आ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P0 दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी, जो आपने आज डिपॉजिट किया है, या इसी को कह सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक, दैट इज I दैट इज इंटरेस्ट रेट पर ईयर, फिर ये N नंबर ऑफ टाइम ऑफ पीरियड। ठीक, अब यहाँ पर कहीं I की जगह R भी लिखा है, कहीं I लिखा है, यहाँ प्रिंसिपल की जगह कहीं P लिखा है, कहीं P0 लिखा है, और यहाँ N की जगह कहीं T लिखा है, कहीं N लिखा है। तो आप ये फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। और जो ये फॉर्मूला है सिंपल PIN का, जो मैंने यहाँ लिखा है I इक्वल टू दिस, तो अगर आप यहाँ पर R को कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय करके 100 लिख देंगे, और इसको 12 को एज डिक्टो लिख देंगे, तब भी ये बिल्कुल डिक्टो फॉर्मूला यही आएगा। ठीक, जो आपने, जैसे मैंने यहाँ पर R को क्या लिखा था 0.12, क्योंकि ये परसेंट में था, और अगर आप यहाँ पर फॉर्मूले में अपॉन 100 कर देंगे तब भी ये चल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने R इक्वल टू ये लिया था 0.12, तो इससे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर R बाई 100 कर देंगे, तो R आप सीधा डायरेक्ट 12 रख सकते हैं। ठीक, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं ये बाई 100 कर दें तो आप इसको I की वैल्यू डायरेक्ट सीधा 12 रख सकते हैं। ठीक, तो आप जैसी अपने कैलकुलेशन में कन्वीनियंस के हिसाब से आप इस फॉर्मूले को रख सकते हैं। लेट अस टेक इन अनदर एग्जांपल। देखिए, assume that you deposit $1,000 in an account earning 7% simple interest for 2 years। मान लीजिए कि आपने $1,000 डिपॉजिट किया है
अर्न 7% के सिंपल इंटरेस्ट से। कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए। तो आपको कितना मिलेगा? व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? so that is 140। आपको कितना मिलेगा? $140 एक्स्ट्रा। आपने $1000 इन्वेस्ट किया था, डिपॉजिट किया था, आपको $140 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1140। 140 एक्स्ट्रा, दैट इज योर इंटरेस्ट। सो दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी फ्यूचर वैल्यू। ये क्या होगी? ये होगी आपकी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है ना? जो पैसा आपने $1000 डिपॉजिट किया था, 2 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू 7% के दर से 1140। तो फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ ए प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी और a series of payments evaluated at a given interest rate। सीरीज ऑफ पेमेंट्स का मतलब कि हर साल जो आप उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हर साल जो आप इंटरेस्ट उसमें से पे कर रहे हैं, तो वो होता है सीरीज ऑफ पेमेंट इवैल्यूएटेड एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट, एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट से। ठीक, तो दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अब जो हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट लिया था, मतलब कि 1140 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली द प्रेजेंट वैल्यू इज सिंपली द 1000 यू हैव ओरिजिनली डिपॉजिटेड, दैट इज द वैल्यू टुडे। इसकी वैल्यू ये है। नाउ प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी और ए सीरीज ऑफ पेमेंट्स इवैल्यूएटेड एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट। तो मतलब यहाँ पर आपकी ये फ्यूचर वैल्यू थी 1140, कितने की? ये थी आपकी 1000 की। ठीक, तो सीधी सी बात है 1000 आपकी प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू इसकी 1140 है। अब देखिए ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। वी आर कंपेरिजिंग बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे? यहां पर देखिए पहला साल, यहां पर 3 इंटरेस्ट रेट लिए गए हैं। ठीक, 10% का सिंपल इंटरेस्ट, 7% का कंपाउंड इंटरेस्ट और 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, 7% का, अब ये 2 सेम लिए गए हैं एक साथ, वो इस वजह से लिया गया है कि एक तो 10% पर सिंपल और कंपाउंड का कंपेरिजन करना है और ये भी देखना है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम हो तो लॉन्ग टर्म में उसका कैसे बेनिफिट होता है। कंपाउंड में देखिएगा जो येलो कलर है वो सिंपल इंटरेस्ट का है 10% पे, जो ब्लू कलर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वो भी 7% इंटरेस्ट रेट पर, और जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है आपका रेड कलर पर। ठीक, तो देखिए पहले साल में, जो पहले साल में है वो आपका सिंपल कंपाउंड दोनों 7 और 10 पर इक्वल है। ठीक है ना? पहले साल में सब इक्वल है। अब 10 साल बाद देखिए, 10 साल बाद जितना आपको सिंपल इंटरेस्ट से मिला था, जितना आपको सिंपल इंटरेस्ट से मिला था उतना ही आपको वो 10% के सिंपल इंटरेस्ट से मिला था, उतना ही आपको 7% के कंपाउंड इंटरेस्ट से मिला है। 10 साल बाद जितना आपको 10% के सिंपल इंटरेस्ट से मिला था उतना ही आपको 7% के कंपाउंड इंटरेस्ट से मिला है, और 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा हो गया। जो आपका रेड वाला दिख रहा है ये आपको बड़ा दिख रहा है, ये 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये एक्स्ट्रा दे रहा है। 20 साल बाद, 20 साल बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट कम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कम हो गया है। जो 7% का कंपाउंड इंटरेस्ट था, जो 7% का कंपाउंड इंटरेस्ट था वो देखिए 10% के सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो 10% का सिंपल इंटरेस्ट था वो 7% के कंपाउंड इंटरेस्ट से कम हो गया, और 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो तो लगभग देखिए डबल ही हो गया, वो लगभग
डबल हो गया 20 साल बाद। ठीक, अब देखिए 30 ईयर बाद, 30 साल बाद क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट आधा रह गया, 7% का कंपाउंड भी लगभग डबल हो गया। 30 साल बाद जो 10% का सिंपल इंटरेस्ट है 7% के कंपाउंड इंटरेस्ट से आधा है, और जो 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो देखिए लगभग 4 गुना पहुंच गया। तो 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो देखिए कहाँ 4 गुना पहुंच गया, 4 गुने से भी और ज्यादा ही होगा ये। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही उसमें उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखिए पुराने जमाने में अगर आपने देखा हो तो जो सूदखोरी या महाजन थे, अब उनका क्या है कि कोई भी जो पुअर पर्सन था वो 1 या 2 साल में 4 साल में चुका नहीं पाता था, तो इसी वजह से हर साल उनका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ता जाता था कि कभी भी वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर ही नहीं पाते थे, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर ही नहीं पाते थे, और उनका प्रिंसिपल तो बना ही रहता था, इंटरेस्ट भी हर साल बढ़ता ही रहता था। वो इस वजह से था। यहाँ पर आपको अगर ये ग्राफ देख रहे हो तो यहाँ पर ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को क्यों प्रेफर करते हैं? जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है गर्ल्स के लिए, कन्या समृद्धि जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर साल आप कुछ अमाउंट जैसे जो भी जमा करेंगे, तो जब जितना भी आप उसमें जमा करेंगे उसमें वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला करके देंगे। तो अगर गर्ल्स का फ्यूचर सेव करने के लिए ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें से केवल मतलब कि बहुत ही कम स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाता है किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक, तो अगर आप बैंक में किसी गर्ल्स का जो गर्ल चाइल्ड है उसका आप अकाउंट खुलवाते हैं, उस अकाउंट के जरिए तो आपको उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप देख चाहें तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बैंक होते हैं, जैसे आप जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट, जो एफडी वगैरह होती है उसमें भी लगभग आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है, और जो बाकी और चीजें होती है मोस्टली उसमें सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। बट जब बैंक आपसे आपको लोन देती है, जब बैंक आपको लोन देती है तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेती है। जब बैंक आपको लोन वगैरह देती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लेती है, देती आपको सिंपल पर है और लेती आपसे कंपाउंड पर है। तो जब कभी भी आप अगर देखें तो अगर आपने 10 लाख का होम लोन लिया या कार लोन लिया है, 10 लाख का अगर आपने लिया है, तो अगर 5 साल बाद या 6 साल बाद उसको पे कर रहे हैं तो आपका वो लगभग 13, 14, 15 लाख रुपए हो जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, इस वजह से बैंक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे आगे कुछ स्लाइड्स में, टाइम बचता है तो, कि बैंक जो है लोन को कैसे रिपेमेंट होता है और उसकी लोन अमाउंटिंग कैसे होती है। ये आप अगर फाइनेंस मैनेजर बनेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि अगर आपने कहीं से बोरो किया है या किसी को दिया है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है इंस्टॉलमेंट वगैरह। ठीक, तो लेट अस सी, तो इस व्हाई compound interest is more beneficial than the simple interest, now you have know very well. अब नेक्स्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट, सिंगल डिपॉजिट का मतलब एक डिपॉजिट, ठीक है ना, फॉर 2 years। देखिए assume that you deposit it 1000 at a compound interest rate of 7% for 2 years। तो ये आपका पहला साल है। यहाँ पर देखिएगा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहले साल में मतलब कि टाइम जब है 0, वैल्यू है 1000, वैल्यू है 1000। ठीक, दूसरा साल, ये पहला साल ये रहा, ये 0 साल है जब आपने इन्वेस्ट किया, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। तो हम हर साल के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है 2 साल बाद। देखिएगा मैंने पहले साल की निकाला,
फ्यूचर वैल्यू सिंगल डिपॉजिट फॉर्मूला। अब पहले साल के लिए आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालें, दोनों सेम होता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू देखिए वही पी और अंदर ब्रैकेट के 1+i, मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तो देखिए पहले साल के लिए 7% के हिसाब से कितना आया है, 1070, मतलब कि $70 आपने अर्न किया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, यू अर्न $70 इंटरेस्ट ऑन योर 1000 डिपॉजिट ओवर द फर्स्ट ईयर, ये पहले साल का है, याद रखिएगा। एंड दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू वुड अर्न अंडर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि ये बिल्कुल वही है जो आप सिंपल इंटरेस्ट के जरिए अर्न करेंगे, ठीक है ना। बट अब दूसरे साल में देखिए, दूसरे साल में FV2 फॉर सेकेंड ईयर। अब FV2 में जब सेकेंड ईयर करेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, वही P0 ब्रैकेट 1+i और उसकी होल पावर 2 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आया है, 1144.90, 1144.90। ये किसके जरिए, ये कंपाउंड से है, ये कंपाउंड से है। लेकिन जब आप इसको सिंपल से अर्न करेंगे, सिंपल से अर्न करेंगे तो कितना आएगा, 1040, 1040, ठीक। तो आपने यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा अर्न किया है, $4.90 आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए आपने 4.90 एक्स्ट्रा अर्न किया है, ठीक है ना। तो ये है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑन सिंगल डिपॉजिट। अब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो इस वैल्यू, इस मनी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू द योर कंपाउंडिंग रेट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, ओके। दीज आर द जनरल फार्मूला, ये आपके जनरल फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू के लिए। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए। अब जैसे ही आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका हो गया जनरल फार्मूला, क्या बन जाएगा, 1+i की होल पावर n। ये किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू, याद रखिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। और नीचे देखिए, नीचे जो लिखा है फ्यूचर वैल्यू और यहां पर दिया है IF, मतलब कि ये एक फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर होता है, वो आपको टेबल दी होंगी, टेबल दी होंगी। देखिए जरा, मैं आपको इंटरनेट पर सर्च करके दिखा रहा हूं टेबल, अगर मिल जाए तो। उसमें क्या है कि हर साल के लिए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसमें आपका कुछ फैक्टर दिया हो, तो जैसे आप 1.1 करते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है, अगर आपको वैल्यू कभी भी एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए दी हो तो आप जो है अगर दिया हो तो ठीक, अगर नहीं दिया हो तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल ये दी हुई है, ठीक। ये रही आपकी टेबल, जिससे कि आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कभी कभी अलग अलग रेट होते हैं ना, अगर एग्जाम में दिया होगा, कभी कभी दिया भी होता है और कभी कभी नहीं भी दिया होता है, ठीक। तो ये रही आपकी, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सेव करके देखते हैं जरा। इसको कह लेते हैं, कहलाता है PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या कहलाता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो इसमें हर साल के लिए और हर रेट के लिए कुछ एक डेफिनेट दिए हुए हैं। इसमें याद रखिए डेसिमल में नहीं है, अगर जैसे कभी कोई डेसिमल में रेट आ जाता है तो आप उसमें फिर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको इसमें डायरेक्ट वैसे दिया है, ये दिया हुआ। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये है आपका, ठीक।
ये देखिए टेबल। अब देखिए जैसे यहाँ पर पीरियड दिया हुआ, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट है 1, इंटरेस्ट रेट 2, इंटरेस्ट रेट 3%, इंटरेस्ट रेट 4%, 5%, 6%, 7%, अप टू 14%। ठीक है ना। ये देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 मास, ऐसे 40 साल तक के लिए ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये है आपके फैक्टर। तो जैसे ही यहाँ पर लिखा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो आप यहाँ पर अगर वो वैल्यू रख देंगे, जैसे यहाँ पर 1 प्लस आई दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट होता है, तो 1 प्लस उतना करके आ जाता है, और उसमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप उतने टाइम। यहाँ पर सीधा आपको डायरेक्ट दिया हुआ था। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक, ये देखिए एक मैंने टेबल थोड़ा सा बना दी है। जैसे पहले साल के लिए 6% पर कितना होता है, जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होगा वो होगा 1.060। 7% पर पहले साल के लिए 1.070, 8% पर पहले साल के लिए 1.080। ठीक, 2 साल के लिए 6% पर 1.124, 2 साल के लिए 7% पर 1.145, 8% पर 1.166। तो ऐसी टेबल दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू टेबल। ठीक, तो ये आपका, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है ना। और इनका कैलकुलेशन आप फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब बाकी का जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म में, कि इसमें अमोर्टाइजेशन वगैरह और यील्ड वगैरह और ये सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मैच्योरिटी, एन्युटी क्या होती हैं, और जब बैंक वगैरह लोन लेते हैं तो उसका कैसे, थोड़ा उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। अब यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। If someone has any query, so you can ask now.